आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। राष्ट्रवाद यानी कि देश से बढ़कर कुछ नहीं। शुक्रवार को देश के 9 राज्यों में एक साथ हिंसा भड़काई गई। अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई, जिसके मास्टरमाइंड को लेकर अब रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार उपद्रवियों पर सख्त एक्शन ले रही है। यूपी के 6 जिलों में हुई हिंसा के बाद योगी पूरे एक्शन मोड में है। योगी के एक्शन के बाद में प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक जमकर दंगाई खौफ में है। कल सहारनपुर में मास्टरमाइंड मुजम्मिल के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, तो आज प्रयागराज में हिंसा भड़काने वाला मास्टरमाइंड जावेद के घर पर आज बुलडोजर चलाया गया। आरोपी जावेद के घर की दीवारों को तोड़ा गया। प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए हिंसा के आरोपी मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चलाया और इस कार्रवाई के दौरान जावेद के घर से जो दस्तावेज बरामद हुए वो हैरान करते हैं। जी हां, जावेद के घर से पोस्टर्स, भड़काऊ दस्तावेज मिले हैं। आज इस मुद्दे पर हम बहस करें, लेकिन उसके पहले एक सवाल जानना जरूरी है कि क्या यूपी का सहारनपुर हिंसा फैलाने का एपिक सेंटर बन चुका है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रांची में जो हिंसा फैलाई गई उसके लिए सहारनपुर से लोग पहुंचे थे। जी हां, सोचिए, जब रांची में हिंसा भड़की यानी कि झारखंड में जो हिंसा हुई वहां के लिए सहारनपुर से लोग गए हैं और बाकायदा इसको लेकर प्री प्लानिंग की गई, जिसके तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। रांची हिंसा का सहारनपुर कनेक्शन आखिर क्या है वो हम आपको समझाते हैं। सहारनपुर कनेक्शन को समझने के लिए किस तरह से सहारनपुर से लोग बुलाए गए, कई टीमों ने सहारनपुर से लोग रांची आए, बस से सहारनपुर से लोग रांची पहुंचे। सीसीटीवी से बचने के लिए बस का सहारा यहां पर इन दंगाइयों ने, इन साजिशकर्ताओं ने लिया। तो सीसीटीवी में कैप्चर होते हिंसा करने वाले घटनास्थल के पास में रुके, फोन पर प्रदर्शन हिंसा के निर्देश दिए गए। हिंसा करने वालों का बाकायदा ब्रेन वॉश तक किया गया था, यानी कि कैसे साजिश करनी है, आखिर कैसे हिंसा भड़कानी है, कैसे प्रदर्शन करना है, एक एक चीज को लेकर बाकायदा इन्हें पूरी तैयारी के साथ में डिटेल में इनको तैयार किया गया था। पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई पर शक फिलहाल पुलिस भी जता रही है, जो जांच टीम है वो कर रही है। एसडीपीआई की भूमिका भी की जांच की जा रही है। इस बीच सहारनपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है उसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो दरअसल सहारनपुर में जो हिंसा भड़काई गई उस हिंसा को भड़काने का आरोप मुजम्मिल पर है, जो मदरसे में पढ़ता है। आरोप यह है कि शुक्रवार को मुजम्मिल ने भड़काऊ भाषण दिया और युवाओं को धर्म विशेष के नाम पर प्रदर्शन करने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ मास्टरमाइंड सलमान का वीडियो भी सामने आया। सलमान सड़कों पर पोस्टर लगाते हुए साफ तौर से नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते जो हैं। हालांकि पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस बीच यूपी सरकार की जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है और हिंसा के सहारनपुर कनेक्शन पर आखिर क्या रिएक्शंस अभी तक सामने आए हैं, किसने क्या कहा, वो सुनिए। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। पीछे पीछे अगर बेहोशी की हालत में तुम्हें कर दिया ना, ध्यान रखो, मुझसे इतिहास गवाह है, जब जब मुसलमान उठाए कहर लेकर उठाए और इंशाल्लाह इस बार भी उठेगा।
मुजम्मिल जो है वो एक पढ़ने वाला लड़का है, मदरसा में पढ़ता है, 18-19 साल का होगा। वो एक जगह एक लड़कों के ग्रुप को जो भी सब बहुत छोटे बच्चे उसमें सबको उकसा रहा है, उस पर हमने कार्रवाई की, उसको जेल भेजा, उसके घर को विकास प्राधिकरण नोटिस दी गई थी, उस पर बुलडोज करने की कार्रवाई की गई है। मुख्य थे उसमें ज्यादातर लोगों को हमने अभी गिरफ्तार कर लिया है, बाकी और के पहचान हमारी जारी है और जल्दी से उनको भी गिरफ्तार करेंगे। जो कोई भी लोग, चाहे वो कोई भी हो, कहीं बैठ के प्रयास कर रहे हो कि रांची के अमन चैन को हम खराब कर देंगे, तो वो हमारे सुसाइड से बच नहीं पाएंगे। वीडियो सिर्फ और सिर्फ नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा हो, तो ऐसे लोगों को हम माफ नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में तनाव पैदा करके ऐसा वातावरण खड़ा करते हैं कि आम जनमानस का आम जीवन भी प्रभावित उससे होता है, देश की छवि भी खराब होती है। और जिन युवाओं के हाथों में कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, खेलने का सामान होना चाहिए, उनके हाथों में वो पत्थर देने का काम करते हैं। इससे उनको बाज आना चाहिए, क्योंकि आज का युवा राष्ट्र निर्माण में जुड़ना चाहता है, ना कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे राजनीतिक दल जो इसके पीछे लगते हैं, ऐसे लोग जो इस मानसिकता के साथ आते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रिएक्शंस भी सुने आपने, जो बातें कही गई इस दौरान आपने वो भी इन लोगों को देखा और देखा कि आखिर कितनी कम उम्र के लोग इस हिंसा को भड़काने में शामिल नजर आ रखे हैं सड़कों पर। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से जो लोग सामने आए, अब उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। यूपी में योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और हिंसा करने वालों को साफ साफ संदेश दिया गया कि अगर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई तो कठोर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और वो कठोर कार्रवाई देखने को भी मिली, चाहे प्रयागराज हो या फिर सहारनपुर। ऐसे में आज के सवाल है, सहारनपुर टू प्रयागराज भयानक खौफ में क्या अब दंगेबाज नजर आते हैं? आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर चला है, तो अब किसकी बारी है अगली? योगी का ऐसा एक्शन जो 7 पुश्ते याद रखेंगी, क्या इसे ये कहा जाए? क्या सहारनपुर अब दंगाइयों का एपिक सेंटर बन चुका है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है उनसे मिलवा देती हूँ। इस समय मेरे साथ में डॉक्टर रिजवान अहमद जो कि वकील हैं, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में है। राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हैं। असगर अली जी वकील हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जिस तरह से जो हम सवाल कर रहे थे, मैं चाहूंगी अब सबसे पहले शुरुआत करते हुए रिजवान अहमद साहब आप ही से कर लेते हैं। जो तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपको लग रहा है कि अगर रांची की बात करें तो रांची में जो हिंसा भड़की उसका कनेक्शन सहारनपुर से नजर आया, सहारनपुर से लोगों को भेजा गया, तो क्या सहारनपुर अब दंगों का एपिक सेंटर बनता जा रहा है? क्योंकि इसके पहले भी कई मौके देखने को मिले हैं। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी एक विशेष घटना की ना बात करते हुए मैं पूरी विचारधारा सोच की बात करना पहले पसंद करूंगा। मारना मरना, कटना काटना, तोड़ना टूटना, इस विचारधारा से हम लोगों को एज अ कम्युनिटी ऊपर उठना पड़ेगा। अफ्रीकन महाद्वीप, अफ्रीकन नेशंस जो एक ज़माने में बिल्कुल जिसको जंगली इलाका माना जाता था, दुनिया का पिछड़ा इलाका, वॉयलेंट इलाका, वहाँ भी बोट्सवाना ले लीजिए, कीनिया ले लीजिए, मोज़ाम्बिक ले लीजिए, साउथ अफ्रीका ले लीजिए, बड़े सुधार आ रहे हैं, विचारधारा में सुधार आ रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है ना, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो हम लोगों को एक बात मुझे समझ में नहीं आती मोहतरमा,
देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस नारे से मुसलमान भड़क गए थे कि ये हिंसक है, ये हिंसा भड़काता है। अरे भाई फिर तुम क्या हो? फिर तुम क्या भड़का रहे हो जी। तुम एक नारे से इतना विचलित हो गए आज। और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ये कतर हमारे देश में जो हमारी देवी देवियों को नग्न पेंट करता है, उसको ये कतर सिटीजनशिप देता है, उसको वेलकम देता है, उसका सेकंड होम बनता है। और आज हमें ये कतर समझा रहा है कि सब धर्मों का सम्मान कैसे होना चाहिए जी। ये मिडिल ईस्ट जब चाहता है कोई मस्जिद हटा देता है, जब चाहता है मास्टर प्लान में कोई मस्जिद इधर से उठा के उधर कर देता है। और ये हम लोगों को समझा रहा है कि इस्लाम का सम्मान कैसे होना चाहिए। और बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि इस घटना की देखिए, इस घटना में सहारनपुर में क्या हुआ, प्रयागराज में क्या हुआ, मोहतरमा अपनी बात खत्म करूंगा जी। ये बदकिस्मती नहीं है, ये तो हो रहा है, होता आया है। बदकिस्मती ये है जो मिडिल ईस्ट के इंटरफेयर करने पर मुस्लिम लीडर्स ने, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज ने उसका विरोध नहीं किया और जाकर उनकी गोद में बैठ गए और खुश हुए इस बात पर कि मिडिल ईस्ट हमारे समर्थन में उतर आया है। ये मुस्लिम समुदाय ने और सेकुलर पार्टियों ने एक ब्लंडर किया है। बिल्कुल, ये ब्लंडर किया है। मुझे लगता है कि दुष्यंत जी आपसे भी समझना चाहूंगे, आपको लगता है कि अभी तक जो चीजें थी वो एक अलग पेस पे जा रही थी, लेकिन अब हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, कभी किसी बात को लेकर प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा नजर आई, आपको लगता है कि अब वक्त बहुत एक मजबूत संदेश देने के नाम का है और एक कई अलग परिस्थितियां बनती नजर आती है, जिस बात का जिक्र आप कार्यक्रम से पहले भी कर रहे थे? जी देखिए, रिजवान साहब से तो अक्सर मेरी नाइत्तफाकी रहती है बहुत सारे विषयों पे, लेकिन मैं आज इन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो इन्होंने अपना व्यक्तित्व दिया है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, समाज में भय व्याप्त करना, इससे कोई समाधान नहीं हो सकता। बहुत से देशों में ये दशकों तक चला, लेकिन वहाँ कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई, सिर्फ नुकसान, एक पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि समाज में भाईचारा और प्रेम कैसे बन सकता है। आज भारत में हिंसा करने की जरूरत नहीं है, भारत को जोड़ने की जरूरत है। हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। देश को नई सदी में तेजी से हमें विकास करना है, नए लक्ष्यों को हासिल करना है, तो वो सब शांति और भाईचारे से संभव है। दुष्यंत जी, अगर प्रदर्शन के नाम पर हिंसा भड़काई जाती है और ऐसे मुजम्मिल हो, जावेद हो, मुझे लगता है ये तो सिर्फ मोहरे हैं। अगर इनके साथ में ऐसे कई इनके आका हैं जो इस तरह से भड़काते हैं, वो एकता फिर कैसे बात होगी? विकास की, भाईचारे की तस्वीर ही नजर नहीं आती। एकता के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे, मीडिया को प्रयास करने होंगे, धर्म गुरुओं को प्रयास करने होंगे, सरकार को प्रयास करने होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को प्रयास करने होंगे, सोशल एक्टिविस्ट को प्रयास करने होंगे, जो हमारी सिविल सोसाइटी है उन सबको प्रयास करने होंगे। हमको आपको लग रहा है कि जो यूपी सरकार अब जो एक्शन ले रही है वो उस प्रयास का एक कदम होगा? देखिए, उसके विषय पे, उसके ऊपर टिप्पणी करना भी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन अगर किसी निर्दोष का घर तोड़ा जाता है तो वो उचित नहीं है। आपको जावेद पंत निर्दोष नजर आ रहा है क्या दुष्यंत जी? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये तो आने वाला समय बताएगा, कोर्ट की कार्रवाई बताएगी। लेकिन जरूरी है जो लोग हिंसा कर रहे हैं या षड्यंत्र कर रहे हैं उनको कड़ा मैसेज भी देने की जरूरत है, लेकिन उस कड़े मैसेज में किसी निर्दोष के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके घर की छत चली जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आज भारत को जोड़ने की जरूरत है। किसी को भी अगर कोई नाराजगी सरकार से है, किसी से है, तो वो अपनी बात विनम्रता से कहे, प्रेम पूर्वक कहे, शांति से कहे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से कहे। आप राष्ट्रपति महोदय के नाम पे अपना ज्ञापन दे सकते हैं, आप राज्यपाल के माध्यम से अपना ज्ञापन दे सकते हैं जी। तो लेकिन ये प्रेम ही है और भाईचारा है जिससे चीजें सही से चलेंगी। हिंसा, तोड़फोड़, अराजकता ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रही लॉ एंड ऑर्डर, राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार देखे कि वो लॉ एंड ऑर्डर, उनको चुन के बहुमत दिया है योगी जी को, उनको प्रेम से, बातचीत से करना है या बुलडोजर से करना है, ये राज्य सरकार का कार्य है, राज्य सरकार देखे। लेकिन जो अभी एक्शन लिया जा रहा है, आपने बार बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जो बेगुनाह हैं उन पर कार्रवाई ना हो, उनका घर ना टूटे। आप ये बेगुनाह शब्द किसके लिए कहना चाह रहे हैं, सहारनपुर के लिए या फिर प्रयागराज के लिए?
नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कहना चाह रहा, पर्टिकुलर मुझे कोई जानकारी भी नहीं है ठीक है। कि किस असगर किस अली के कुछ घर कह रहे तोड़े हैं। गए। ठीक है, मेरे को अभी ये भी जानकारी नहीं जी। है, मैं एक ओवरऑल अपना व्यू रख रहा हूं। ठीक है। असगर अली कुछ कह रहे हैं जी। जी, मेरा नाम असगर खान है। अच्छा, माफ कीजिएगा असगर खान साहब जी। असगर खान नाम लिखता हूँ। जी जी, ये जो बात अभी भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कानून है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बार इस पर व्यू है कि अगर 100 में से 99 गुनाहगार छूट जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है बहुत सारे बिल्कुल। केसेस में, बहुत सारे जजमेंट में, लिहाजा ये कानून है। तो यही बात है आज यहाँ भी कि कोई बेगुनाह और मजलूम फंसना नहीं चाहिए। जहाँ तक बिल्डोजर की बात बार बार हो रही है, आपने भी कहा, रिजवान भाई ने भी कहा, तो बिल्डोजर देखिए बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं आज मुझे यहाँ पे कानून के जानकार बैठे हैं और लोग भी, कोई मुझे इस बात का जवाब दे किस कानून के तहत ये बिल्डोजर चल रहा है। कोई हिंदुस्तान का भी कानून नहीं है। अगर ये कहें कि साहब कानून बन जाएगा, बनना चाहिए, तो जब बन जाएगा, जब बन जाता है कानून, तब उसको इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, लेकिन बनने ये से जो पहले कार्रवाई किसी की कानून गई है को असगर खान इस्तेमाल नहीं साहब, किया जाता है। असगर खान एक बात। साहब, दूसरी बात ये- अगर जावेद एक पंप की सेकंड, बात एक करें तो सेकंड, जावेद पंप के एक यहाँ तो सेकंड, कई बार सिर्फ नोटिस दिया गया, ये कहा जा रहा है कि ये एक्शन उस तरह की कार्रवाई को लेकर। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं। और देखिए किसी के घर पे मैंने गुनाह किया, बेशक मैंने कोई जुर्म किया, चोरी की, डकैती की, कुछ भी किया मैंने, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है यहाँ के कानून में। मेरे गुनाह के लिए मेरे बच्चे नहीं भुगतेंगे, मेरे बहन भाई नहीं, मेरे वालिदैन नहीं। उस घर की चार दीवारी में रहने वाला इंसान वो अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी फैमिली होगी, उसकी माँ होगी, उसके बाप होंगे, भाई बहन होंगे, उसके बीवी बच्चे होंगे, वो सब बेगुनाह हैं। उन बेगुनाहों को सजा किस बात की मिलेगी? उनका बिल्डोजर चला। अब अगर बिल्कुल सर। बिल्डोजर का कोई कानून नहीं है, बिल्कुल गैर कानूनी है, ठीक है। बिल्डोजर नहीं, अगर हाँ उसको सजा दीजिए। आपने किसी को आइडेंटिफाई कर लिया, वो पत्थर चला रहा है या कोई भी जुर्म कर रहा है, उसको पकड़िए, जेल में डालिए। अगर उसका जुर्म फांसी के लायक है तो आप फांसी दे दीजिए। फांसी भी फांसी वालों पे देंगे, ऐसे थोड़ी है 307 के केस में आप कहें हम फांसी लाए। नो, जो कानून बिल्कुल किताबों में साफ साफ है, हर चीज लिखी है, तो उसी के हिसाब से चलना होगा। जो कुछ सरकार, ठीक है, ठीक है। असगर खान साहब, आप असगर खान साहब, जो अगर कानून की बात है तो वो कुछ रिजवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे रिएक्शन लूं। लेकिन अगर आप जावेद पंप के इस पक्ष में कह रहे हैं तो मैं जरा एक यहाँ पे पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी। जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार 24 मई की तारीख थी सुनवाई के लिए, नोटिस 25 मई को दिया गया, यानी कि पहले नोटिस दिया जा चुका था। अब इस एक्शन की अगर टाइमिंग को लेकर जरूर ये कहा जा सकता है, आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन रिजवान साहब, असगर खान साहब कह रहे हैं कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है, बुलडोजर एक्शन है, वो एक तरह से कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत ही नहीं है, वो लीगल ही नहीं है। जो प्रदेश सरकार का एक्शन है वो कायदे का नजर नहीं आता। नोटिस में ठीक है असगर जी, मैं क्योंकि वकील है रिजवान जी, उनसे सवाल का जवाब ले लेती हूँ। इतना सफिशिएंट टाइम होना चाहिए जी। हाँ, मैं रिजवान भाई की बात से पहले सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि अगर आपने मुझे कोई नोटिस दिया और मैं चैलेंज करना चाहता हूँ तो मैं कोर्ट जा सकूं। ठीक है, ये नहीं आपने रात को मुझे नोटिस दिया, सुबह को मेरा मकान ढा दे। रिजवान जी प्लीज 30 सेकंड में जल्दी जवाब दीजिए, मैं बाकी गेस्ट का भी रुक कर लेती हूँ। जी, पहली बात तो मोहतरमा, ये पहला नोटिस मोहम्मद जावेद के केस में कम से कम बता दूं 10 मई को दिया गया था जी। दूसरी चीज, जैसा उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि 100 छूट जाएं, एक बेगुनाह ना पकड़ा जाए, इसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक और लाइन भी होती है, ड्रास्टिक एक्शंस नीड ड्रास्टिक सिचुएशन नीड ड्रास्टिक एक्शन, ये भी होती है। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, लॉ एंड ऑर्डर की और राइटिंग की प्रॉब्लम जब किसी मोहल्ले में, किसी गेटो में, गलियों में इस तरह की आर्जनी या पत्थरबाजी होती है तो सबसे नीचे दर्जे का वकील हूं, जैसे पुलिस में दरोगा होता है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं हूं, मेरे पास मॉन्ट ब्लैंक पेन नहीं है, बिल्कुल नीचे दर्जे का वकील हूं। और हकीकत बता दूं, ऐसे में बेगुनाह भी फंसते हैं, पुलिस के चुंगल में आते हैं और आते आए हैं और आते रहेंगे।
इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि नहीं पत्थरबाजी, आना चाहिए। रॉयटिंग मोहल्लों में करना बंद कर दो, वरना अन्याय होता रहेगा। असगर जी, ऐसे जो नहीं होना सबूत चाहिए। सामने आएंगे, बिल्कुल, जो इसलिए आप सबूत अपनी सामने सरकार आएंगे को उन पर कहिए तो एक्शन होगा, कि वो हालांकि लोग- चिन्हित किए जा रहे हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले जो सबूत अतुल सामने- सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में है। अतुल सक्सेना जी, आज जमात उलेमा हिंद के चेयरमैन मौलाना सुहेब कासमी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा जो हिंसा भड़काई जा रही है वो इस तरह से मुस्लिमों को एक तरह से बदनाम करने की साजिश है, और ये साजिश करने वाले कोई और नहीं है बल्कि ऐसे ही वो नेता हैं जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं और मासूम मुस्लिमों को भड़काते हैं, मासूम बच्चों को भड़काते हैं। मैं चाहूंगी मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन इसके पहले कि बयान जरूर सुना देते हैं कि मौलाना सुहेब कासमी ने आज क्या कहा था निशाना साधते हुए। उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमज़दा भी है, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदुओं से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफ़ेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। तो जमात उलेमा हिंद के चेयरमैन को आप सुन रहे थे, मौलाना सुहेब कासमी, जो किस तरह से नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरह से ऐसे ही जो रहनुमा बनते हैं नेता, वो भड़काने की कोशिश करते हैं। अतुल सक्सेना साहब क्या कहना चाहेंगे आप? कासमी साहब के इस बयान से सहमत हैं? बीजेपी का जरखरीद गुलाम है ये। ठीक है, असगर साहब मैं आपका भी जी। अतुल सक्सेना जी, देखिए नैना जी, जिस तरीके से कासमी साहब का आपने बयान सुनवाया, ये सब भाजपा के सेट करे हुए मोहरे हैं। कासमी साहब को ये समझना चाहिए जिस तरीके से बुलडोजर जो है एक जाति विशेष देख करके चलने का काम हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या प्रयागराज हो, सहारनपुर हो, कानपुर है, तो वहां पे क्या केवल एक जात के ऊपर बुलडोजर चलेगा? भाजपा के जो विधायक है उनके भतीजे, अभी हाल ही की घटना है बरेली की, जो दारू पी करके दरोगा को मार रहे थे, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलाने का आप काम करेंगे? दूसरा भी रिजवान भाई ने एक बात कही, मिडिल ईस्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, तो ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे भारत सरकार का ये फेलियर है कि अपने देश को संभालने में हर मोर्चे पे फेल हुए हैं, तभी तो मिडिल ईस्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। अरे आप देखिए, ये जितने भी दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, जितनी पुलिसिया क्रूरता हो रही है, अभी रिजवान अहमद साहब कहते हैं इसमें बेकसूर भी फंसते हैं। अरे क्यों फंसेंगे साहब बेकसूर? क्या आपका सिस्टम फेलियर नहीं है? अरे ठीक है, आप निम्न दर्जे के वकील हैं, ये आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करा, परंतु क्या ये आपको अच्छा लगता है कि आप किस तरीके की वकालत कर रहे हैं कि आप जो जिसने कुछ दोष करा ही नहीं, जो उसका कोई जुल्म ही नहीं है, उसे भी फंसने की इजाजत देते हैं? नंबर एक। नंबर दो, आप ये देखिए, जो इस जुल्म के पीछे जिसने साजिश करी भाजपा के लोग, वो आज खुले घूम रहे हैं। अरे नैना जी, आप एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, लेकिन अतुल जी फिर बेगुनाहों की बात हुई। मैं बार बार ये बेगुनाह शब्द नहीं समझ पा रही हूँ। नैना जी कंप्लीट आप समझेंगी, सुनिए। जैसे कि मैं एक बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा, मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट समझ जाएंगे, दर्शक भी आपके समझ जाएंगे जी। आप देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ के लिए कोई सोशल मीडिया पे एक छोटी सी विरोध करता है, उससे 24 घंटे के अंदर जेल कर दिया जाता है। और यहाँ आप देखिए, मुसलमानों के जो नबी हैं सल्लल्लाहु जो है, उनकी शान में जो गुस्ताखी करी, जैसे हम कहते हैं हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, चाहे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश राम शिव जो भी हैं, जैसे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं। लेकिन अतुल सक्सेना जी, लेकिन जब अगर इस तरह के जो बयान हुए, एक्शन लिया गया, लेकिन जब प्रदर्शन के नाम पर जो जगह जगह हिंसा भड़क रही है, जो सारी मर्यादाएं लांघी जा रही है, आपको वो उचित लगता है? करना पड़ा, और इसे दिखाने के लिए जब अंतरराष्ट्रीय प्रेशर आपके ऊपर पड़ा, तो आपने जो है केवल शर्मा को, नवीन जिंदल को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अतुल सक्सेना जी, प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा हुई, प्रदर्शन के नाम पे जो हिंसा भड़की, आप उसे उचित मानते हैं?
नहीं, मैं किसी भी हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ ये जो अभी काजमी साहब ने जो बात करी कि बच्चे छोड़ दिए सड़क पर, अपने आप पीछे चले गए, उसी तरीके से हम भी ये कहते हैं सरकार का सिस्टम का फेलियर है। जो जवान हमारे युवा बच्चे हैं उन्हें नौकरी की जगह हिंसा पे उतरना पड़ रहा है। अरे क्यों भाजपा इस तरीके की नफरत फैलाने का काम करती है? ठीक है अतुल जी, मैं हर्षवर्धन जी से इसका जवाब लूं, लेकिन मैं आपसे अतुल जी एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है जिस लॉ एंड ऑर्डर की जिस विफलता सफलता की आप बात कर रहे हैं, अब जब योगी एक्शन में है, योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, आपको लग रहा है ना लॉ एंड ऑर्डर जो है अब उससे व्यवस्थित होगा? वो लॉ एंड ऑर्डर को बैलेंस करने के लिए जो एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर सहमत हैं? नहीं, कौन सा एक्शन लिया जा रहा है आप बताइए? बुलडोजर चलाए जा रहे हैं नैना जी। बुलडोजर जो है ना केवल कुचलना जानता है, वो दिलों को जोड़ना नहीं जानता है जी। और बुलडोजर जैसे आप बुलडोजर जो है सत्ता का डर तो दिखा सकते हैं, परंतु जिस सबका साथ और सबका विश्वास की जो आप बात करते हैं वो बुलडोजर चला के लोगों के घरों को रौंद करके सबका विश्वास और सबका साथ नहीं जीत सकते हैं। ठीक है। आप केवल जनता में भय का माहौल पैदा कर सकते हैं, एक धर्म जाति पर विशेष वर्ग पर डर का माहौल पैदा कर सकते हैं, और यही कारण है वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ में इस चर्चा में। हर्षवर्धन जी, मैं चाहूंगी एक ओवरऑल आप जिस तरह से बार बार अतुल सक्सेना जी कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर को जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि बड़ी सिलेक्टिव ये कार्रवाई नजर आती है, क्या कहते हैं? देखिए नैना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो देश में शुक्रवार को हुआ वो शर्मनाक और बहुत बेहयाई भरा काम हुआ पूरे देश में। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, प्रयागराज, सहारनपुर की। प्रयागराज तो मेरा अपना शहर है, बड़ा कष्ट होता है कि जो अटाला, नखास कोना, करेली, चकिया, कसारी मसारी, ये जो पुराने शहर के इलाके हैं जहां बंद हो गई थी, अब पत्थरबाजी वगैरह नहीं होती, वहां फिर से भड़काया गया और अटाला मस्जिद से उसके बाद निकले लोग, उन लोगों ने ये सब किया। लेकिन इस चर्चा को थोड़ा सा मैं प्रयागराज से रांची लिए चलता हूं। बिल्कुल। मुदस्सिर बहुत कम उम्र का बच्चा था, पुलिस की गोली लगी है, वो मर गया। जानते हैं क्यों मर गया? क्योंकि अचानक कुछ पगलाए हुए लोगों ने, एक भीड़ ने उसको उकसाया और वो भी उनके बीच में नारे लगाते हुए निकल पड़ा। हो सकता है जो डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा बहुत गंभीर बात कही, लेकिन शायद उसको सुनने समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। और बुलडोजर जोड़ने के लिए होना नहीं चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अगर गुंडों, अपराधियों को छोड़ देने की बात करता है तो ऐसा सबका साथ, सबका विश्वास किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। सबका साथ, सबका विश्वास सरकार को इस तरह से करना चाहिए कि हर गुंडा, अपराधी कांप जाए कोई अपराध करते हुए। और सांप्रदायिकता से बड़ा अपराध कुछ नहीं है। इस तरह से पत्थरबाजी करना, चाहे रांची में एसएसपी के सर पे लग जाए या प्रयागराज में पीएसी की गाड़ियां फूंक दें, लोगों के ऊपर पत्थरबाजी हो, घंटे उस तरफ से लोग निकल नहीं पाए। और उसके बाद अगर एक आरोपी है जिसको पहले से भी नोटिस दी गई है, जिसकी बेटी बाकायदा अफजल गुरु के, जिसको कहते हैं ना कि वो कहती है कि भारत की सरकार ही सबके खिलाफ काम कर रही, यानी आतंकवादियों को फांसी भी दी जाए तो भी वो उसके पक्ष में खड़ी है। और पूरा गिरोह, खालिद सैफी, उमर खालिद, शर्जील उस्मानी, शर्जील इमाम, ये सब लोग खड़े हैं जो उसके साथ खड़े हुए हैं। तो लेकिन हर्षवर्धन जी कई बार तो ये कहा जाए अपने ही पैनल में, कई बार इस तरह की कार्रवाई को उसे वो बेगुनाहों वाली कार्रवाई जरूर बता रहे हैं कि बेगुनाहों पर एक्शन। एक लाइन सिर्फ मैं कह रहा हूं कि सरकार ने जो कुछ किया है वो रात के अंधेरे में किया नहीं है। सुबह 11 बजे की कार्रवाई थी जो 11:30 12 बजे के बाद शुरू हुई। अगर ये कानूनी दृष्टि से अनुचित होता तो जहांगीरपुरी के लिए अगर इतने बड़े बड़े वकील सर्वोच्च न्यायालय चले गए तो सहारनपुर के मुजम्मिल और प्रयागराज के जावेद का भी घर बचा लेते। इसका मतलब कि यहाँ गड़बड़ है, यहाँ उनको बचाने की स्थिति कानूनी तौर पर नहीं थी। बिल्कुल। राजनीतिक विश्लेषक आलोक वत्स जी भी हमारे साथ में है। आलोक वत्स जी, जी असगर खान साहब बात नहीं आएंगे जी। वो गरीब लोग चले जाते जिन्हें रास्ता भी नहीं मालूम, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी नहीं मालूम, वो सुप्रीम कोर्ट जाते। जिन्हें हाई कोर्ट का रास्ता नहीं मालूम वो जाते। अपना घर में वक्त था या नहीं था? आपको अपना जुल्म करना है, बिल्डोजर चलाना है, नफरत पैदा करना है, नफरत पैदा करने का काम कौन करता है? असगर खान साहब, ये भी तो समझना पड़ेगा ना।
ये भी तो समझना पड़ेगा। आलोक वत्स जी, ठीक है असगर खान साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। आलोक जी से एक भी सवाल नहीं ले पाई हूँ। आलोक जी, इस चर्चा में आपको शामिल करते हुए, जिस तरह से रांची हिंसा में सहारनपुर का कनेक्शन सामने आया, आपको लग रहा है कि अब सहारनपुर एपिक सेंटर बनता हुआ नजर आता है? क्योंकि जब चाहे बात सहारनपुर की हो, चाहे बात प्रयागराज की हो, हमने देखा हर शुक्रवार को राजस्थान से लेकर कभी मध्य प्रदेश हो, कभी उत्तर प्रदेश और अब तो झारखंड में भी इस तरह की हिंसा नजर आई। देखिए नैना जी, मैंने पहले भी चैनलों पे कहा है जी कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड क्राइम था, मेटिकुलसली प्लान्ड क्राइम था। ये एक पूरा गिरोह के द्वारा इसको अच्छी तरीके से अंजाम देने का काम किया गया और फ्रंट लाइन पे बच्चों को रखा गया, उसके पीछे दूसरे बच्चों को रखा गया और पीछे में तीसरी ढाल की। और जो जमायते इस्लाम हिंद के जो उन्होंने बोला है जी, वो बिल्कुल सही बोला है कि इस तरीके का क्राइम एक ही पैटर्न का क्राइम, द पैटर्न वाज द सेम ऑल ओवर जी। तो ये बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय। लेकिन आलोक जी, अगर ये पैटर्न नजर आता है, अगर एक ही तरह की तस्वीर नजर आती है, आपको क्या लगता है आखिर कौन है इस तरह की हिंसा के पीछे, लोगों को बरगलाने के वाले आखिर कौन है? हिंदुस्तान में अल-कायदा, ISI, तालिबान, इस तरीके से जितने संगठन हैं ये बहुत सक्रिय हैं हिंदुस्तान में जी, और हमारी सोशल फैब्रिक को तोड़ने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सही कहा रिजवान भाई ने कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी, वो बीजेपी के संगठन का आदमी है। एक मिनट आप बोलने दीजिए मुझे, फिर आपको जो बोलना है बोलिएगा। को आप स्क्रीन इन्होंने सही कहा कि जिस तरीके नहीं वो बीजेपी का जर खरीद गुलाम है वो। अच्छा, और असगर खान साहब, जो अगर वो ये बोल रहा है कि भाई भड़काने की कोशिश की जा रही है, जो भड़काने की कोशिश की जा रही है, आपको वो गलत नहीं लगता है? जो भड़का रहे हैं आपको वो गलत नहीं लग रहे? हाँ, तो वही तो प्लान है, कौन भड़का रहा है? ठीक है असगर खान साहब, मुझे एक बात बताइए, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, उन्होंने मदनी का नाम लिया, तो इसमें आपको क्या शिकायत है असगर खान साहब? वो तो ये बता रहे हैं ना, लोगों को बरगलाया जा रहा है, मासूम युवकों को भड़काया जा रहा है, इससे आपको क्या शिकायत नजर आती है? ये आप यही बयान, जो बयान आपने बीजेपी के जर खरीद गुलाम से दिलवाया, आप ये किसी एक मौलाना से दिलवाइए, एक आप पॉलिटिकल लोगों को यहाँ बुला के बिठा के उनसे ये बयान दिलाए। तो असगर खान साहब, आप तो वकील हैं, आप मुझे बता दीजिए, असगर खान साहब। मैं वकील हूँ जी, मैं वकील हूँ। आप वकील हैं, आप मुझे आपने कहा बीजेपी के, अच्छा आप तो किसी पार्टी से नहीं है ना, आप मुझे बता दीजिए, एक बहुत सिस्टमैटिक वे में कोई हिंसा, आप ये कहेंगे कि सिस्टमैटिक नहीं है, अचानक से एक साथ प्रयागराज, रांची, हमने देखा सहारनपुर, पश्चिम बंगाल तक में एक ही साथ एक ही समय पर हिंसा भड़क आती है, आपको नहीं लगता कि ये सिस्टमैटिक नहीं होगी? आपको नहीं लगता कि ये प्लानिंग के साथ नहीं होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप 100% सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, 100% ये प्लानिंग के साथ था। किसने की है प्लानिंग? लेकिन किसने इसकी प्लानिंग की है ये आप खुद देख लें, ये वही लोग हैं जो बयान दे रहे हैं, जो यहाँ बयान दे रहे हैं मौलाना बनके, और उनकी तायीद कर रहे हैं, यही सब लोग हैं। 2024 का इलेक्शन है इसके पीछे, इस तमाम ठीक है बयान। रिजवान अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रिजवान साहब, 2024 के इलेक्शन की परिपाटी तैयार की जा रही है। जी हर्षवर्धन जी, बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए, ये मुझे सचमुच नहीं समझ में आ रहा है। असगर खान ने अभी उस मौलाना को बीजेपी का जर खरीद गुलाम बताया, जिसने कोई टाइम्स नाउ नवभारत को आके नहीं कहा, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां ढेर सारे पत्रकार थे, उन सब के सामने उसने ये बोला। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सब करा रही, तो भाजपा ने इसलिए कराया कि उसकी दुनिया भर में छवि खराब हो, भाजपा ने इसलिए कराया और उसके बाद खुद ही अपनी पार्टी प्रवक्ता को निकाल दिया। भाजपा ने मस्जिदों में मौलानाओं को, इतनी उसकी ताकत है कि हर मौलाना को अपने, लेकिन त्रिपाठी जी ये तो जैसे लोग भी आ रहे हैं, उसमें भी उनको नजर आते हैं टोपी पहन के, खुद वकील है, उसमें कोई जावेद मुजम्मिल वगैरह नहीं, उसमें तो रमेश टोपी पहन के नहीं गए।
ये किसी मामले में असगर खान गए क्यों नहीं अभी तक? ये पिछले कई दिनों से बहस कर रहे हैं, ये क्यों नहीं गए? शुक्रवार के बाद से किसी अदालत में गए होते हो, कहते यहाँ गलत हो रहा है, कहते कि ये अपराधी है, लेकिन इनको भी वही काम करना है, इनको भी वही काम करना है। जब लोगों को जोड़ने की बात होगी तो जहर फैलाएंगे और किसी मौलाना को भाजपा का जर खरीद गुलाम बोल देंगे। ये कुछ भी कह सकते हैं, इनके पास और कोई तरीका नहीं है। असगर खान साहब क्या वकील हैं? आप केस लड़ेंगे? आप केस लड़ेंगे इस तरह के? असगर खान को जाना चाहिए था ना, न्यायालय में जाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। बिल्कुल 100%। मैं तो जाऊंगा, बिल्कुल मैं तो 100% जाऊंगा। जो बेगुनाह है अभी तक क्यों नहीं जा पाए? अभी तक इसीलिए नहीं जा पाए क्योंकि इनको टीवी पर ये बताने की देखिए बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अहमद साहब, आपके बात को लेकर भाई लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? पूरी जो हिंसा है 2024 से कनेक्टेड बता रहे हैं असगर जी। जाएंगे जब पूरी गंगा बह जाएगी तब जाएंगे कोर्ट में। जब पूरी गंगा बह जाएगी, सारा कांड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी, तब जाएंगे। रिजवान जी, आप गंगा कहाँ बह रही है अभी? जाते हैं गंगा को तो आपने कर दिया काम। रिजवान जी, अरे भाई गंगा को तो हम निर्मल और स्वच्छ बना के रखेंगे। आपने जुल्म शुरू किया। ठीक है रिजवान जी का रिएक्शन जान लेते हैं। रिजवान क्या कह रहे हैं जी? सुनाई है आपने, बोलूं गिरफ्तारी शुरू की है। जी असगर भाई, रिजवान मेरा, हाँ अभी अतुल भाई ने मेरा 3-4 बार नाम लिया, मैं बीच में नहीं बोला, नोट करके बैठ गया। उम्मीद है जब मैं उनका नाम लूंगा वो भी नोट करके बैठ जाएंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए कि मिडिल ईस्ट देशों ने हमारे मामले में इंटरफेयर करने की नौबत आई। बिल्कुल आनी चाहिए। जैसा मैंने पहले बोला, उससे ज्यादा शर्म उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को आनी चाहिए कि उस मौके पे वो देश के साथ खड़े नहीं हुए और उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को एक यूनाइटेड मैसेज नहीं दिया कि जो भी मैटर है हम सुलट लेंगे, आप हमारे मैटर में ना बोलिए। पहली बात। दूसरी बात, सही बात, उन्होंने कहा आप तो मान ही चुके हैं, बड़े छोटे वकील हैं, पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि आप लोग बेगुनाह फंस जाते हैं। बहुत छोटा वकील हूं। जिस दिन मेरे भाई वकालत कर लोगे, थाने और कोर्ट के 10 साल चक्कर लगा लोगे, तो उस दिन समझ में आएगी कि जब मैंने ये कहा कि रॉयटिंग के मामले में 10-20% लोग बेगुनाह फंसते हैं, तो वो कैसे फंसते हैं। उसी मोहल्ले के लोग जाके पुलिस को नाम देते हैं। लोग जो बेगुनाह फंसते हैं भी तो क्या विशेष धर्म जाति देख करके फंसाए जाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है रिजवान भाई, 10-20 जो लोग देखो, मुझे पता था बीच में बोलोगे, अब मुझे पता था बीच में बोलोगे, अब मुझे पता था बीच में बोलोगे, अब मुझे पता था बीच में बोलोगे। यही फर्क है, यही फर्क है अतुल और रिजवान में, यही फर्क है अतुल और रिजवान में। ये फेलियर है, यही फर्क है अतुल और रिजवान में, जो 10 दिन यही फर्क है अतुल और रिजवान में। पहले दिन कार्रवाई अतुल और रिजवान में यही फर्क है, पहले दिन सस्पेंड नहीं करा। अतुल और रिजवान में यही फर्क है, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर, अतुल और रिजवान में यही फर्क है, अब तक अतुल और रिजवान में यही फर्क है। ठीक है अतुल जी, जानना चाहता हूँ। ठीक है अतुल जी, रिजवान जी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए पहले। यही फर्क है रिजवान जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अतुल और रिजवान में यही फर्क है, हर धर्म यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में। सेकुलर पार्टी के साथ यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में। परंतु रिजवान भाई जो है, यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल आदमी में। आप देखिए जिस तरीके से भाजपा यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में। आपके नबी की शान में गुस्ताखी करी, आप उसकी यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में। आप रिजवान भाई कैसे? यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में। अतुल जी रुक जाइए, अतुल जी उनके रिजवान जी की बात तो पूरी होने दीजिए। रिजवान जी अपनी बात पूरी करें प्लीज जल्दी। यदि ऐसी बात फर्क होता है, यदि किसी धर्म के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करी गई है और उसके बारे में यही फर्क होता है, बने की निशानी है, तो यही फर्क होता है। अतुल सक्सेना ऐसे चर्चा नहीं चलेगी। रिजवान अहमद अपनी बात पूरी कीजिए। यही फर्क होता है। यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, रिजवान जी बात अपनी पूरी कीजिए प्लीज। करेंगे। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है डिबेटर फर्क क्या होता है बताइए ना। ठीक है रिजवान जी अपनी बात पूरी करें। मैं 15 मिनट चुप बैठा रहा, तुम बोलना शुरू कर दिए। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है। ठीक, आगे चलिए साहब, हम तो जाहिल हैं, आप बोलिए, हम आपकी बात का जवाब देंगे। बोलिए, आप तो हमें जाहिल कह रहे हैं ना, आप बहुत पढ़े लिखे वकील हैं, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं।
देखिए वकालत हमने नहीं करी है, वो बात दूसरी वो है। तो हरकतें बताती जो आप कह रहे हैं देखिए ऐसे चर्चा नहीं, सिर्फ चर्चा का वक्त जाया होगा। मुझे बाकी भी पैनलिस्ट का रुख करना है, दुष्यंत तागर जी का भी रुख करना है। रिजवान जी प्लीज अपनी बात पूरी करें जल्दी। आज सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी आपके दबे में काम करने को बैठा हुआ है। आप देखिए छोटी छोटी बातों पर करिए ना। अतुल जी ऐसे कैसे चर्चा होगी? और आपके लोगों को बेल तुरंत हो जाती है। अतुल जी ऐसे कैसे चर्चा होगी? सरकारी मशीनरी का, अरे चुप रहो यार, सरकारी मशीनरी को लेकर के जिस तरीके से आप चुप रहो, अभी तुम पर आता हूं। अन्याय कर रहे लोगों जी, चुप रहो। ठीक है रिजवान जी आप अपनी बात पूरी करें। अरे साहब, क्या आप ऐसी डिबेट कराती हैं क्या? इसको बंद करिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अतुल जी की आवाज डाउन है, बोलिए। तीसरी बात, जब 70 साल पहले इस देश की राजनीति का ताना बाना बुना जा रहा था, तो सेकुलर पार्टियों ने, जिसके रिप्रेजेंटेटिव यहां अतुल जी बैठे हैं, एक राजनीति का चूल्हा बनाया, उसमें लकड़ी डाली मुसलमान की। जो आज ये हरकतें कर रहे हैं ना, ये मुसलमान को चूल्हे में लकड़ी बना के झोंक रहे हैं। जो ये हमारे नबी से इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, नबी का पूरा नाम इनको पता नहीं होगा, और आज नबी के नाम का, मोहब्बत का ये यहां पर मातम कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए, उन्हें मरवाने के लिए। अरे छोड़िए रिजवान भाई, और क्यों आखिरी बात, आप अनाप शनाप बरगला रहे हैं? यार तुम फिर बीच में बोले जी, तुम फिर बीच में बोले, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? आप उल्टी सीधी बात बैठ करके चैनल पे कहेंगे तो उसका विरोध भी हम नहीं करेंगे। अरे नोट करके बैठ जाओ ना, बाद में बोल लेना, नोट करके बैठ जाओ। जी आखिरी बात, ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द लॉ मेकर जी। वो क्या भाषण दे रहा है? मैं मरने को तैयार हूं, क्या तुम मरने को तैयार हो? अरे भाई, इस देश में सरकारें मरने मारने से नहीं बनती। बिल्कुल। मरने मारने का शौक है बिल्कुल, तो अफगानिस्तान चले जाओ, काबुल, इथोपिया, लिबिया, इराक, सीरिया, वहां बनती हैं सरकारें। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी भाषा बिल्कुल। और रिजवान अहमद, और आज जब मौलाना सोएब कासमी ने बात कही तो वही बात कही भी दुष्यंत नागर। आपको लगता है, जिस बात को अभी कोट किया है विशेष तौर से, लेकिन आपको लगता है कि कासमी जी, जो कि जमायत उलेमा हिंद के चेयरमैन, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी जैसे या फिर और भी कई जो नेता हैं उनके बयान आते हैं, ये कहीं ना कहीं भड़काते हैं, इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल। और एक सांसद को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, जिनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो समाज को प्रभावित करते हैं। उन्हें सदैव एकता की और जोड़ने की बात करनी चाहिए, प्रेम और भाईचारे की बात करनी चाहिए। ऐसे बयानों के लिए समाज में, देश में कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी नहीं होती है। कार्रवाई भी छोटे मोटे लोगों पे होती है, बड़े लोगों पे कार्रवाई भी होना चाहिए। अगर बुलडोजर उनके वहां चले तो फिर लगे कि हाँ भाई, कार्य निष्पक्षता से हो रहा है, सबको समान भाव से देख रहा है स्टेट। लेकिन चाहे बात, हमने देखा कि ज्ञानवापी या फिर जब बाबरी का उन्होंने जिक्र किया, तब भी उन्होंने कहा था कि कयामत तक जो एक मस्जिद है हम उसे एक खो चुके हैं, दूसरी नहीं जाने देंगे। अब जब ये हिंसा की बात आई तो इस दौरान भी उनकी इसी तरह से बयानबाजी आपको नजर आई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजियों के अलावा भी एक बड़ी साजिश नजर आती है, जिससे ये कहा जाए कि सिर्फ चिंगारी लगाने वाली बात होती है? देखिए, 14 साल के, 15 साल के बच्चे अगर पत्थर उठाते हैं, 19 साल का बच्चा अगर पत्थर उठाता है, तो वो ऐसे सांसदों के, ऐसे जो बड़े लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं तो प्रभावित होता ही है। तो इनको संयम बरतना चाहिए। और जो एक्शन फिर इस पर कैसे लगाम लगाया जाए? तो सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी संसद की सदस्यता रद्द करनी चाहिए, तो कदम उठाना चाहिए। और फिर आपको लगता है कि जो अब एक्शन लिए जा रहे हैं, खासतौर से विशेष तौर से यूपी में जो हिंसा भड़काई जाती, चाहे कानपुर के वक्त में भी हमने देखा था, कई तस्वीरें साझा की गई, बाकायदा जो वीडियोस में कैप्चर हुए, जो हमला करते हुए कैप्चर हुए, उन्हें चिन्हित करते हुए एक्शन लिया जा रहा है, तो फिर क्या लगता है, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, विरोध करना अपराध नहीं है, अपराध अपराध है, अपराध की सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। अपराधी के मकान को जब्त भी करना चाहिए, भूमाफियाओं के मकान को तोड़ा भी जाता है, अपराधी के ऊपर करना चाहिए। और अगर अपराधियों के ऊपर हो रहा है तो ठीक हो रहा है, और अगर विरोध करने मात्र से हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो विरोध करने का तरीका भी तो कुछ होता है ना, फिर विरोध करने के तरीके पर ही तो अपराधी बन जा रहे हैं।
ये तो सरकार को तय करना है, जांच एजेंसियां देखें, ईमानदारी से अपना कार्य करें। ठीक है। असगर अली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक वत्स जी का रुख करूं, लेकिन असगर अली साहब, असगर खान साहब माफ कीजिएगा जी। देखिए जी, ये जैसे अभी वैसे साहब की भी हम बात कर रहे थे जी, ये देखिए उनकी अपनी सोच है। ज्ञानवापी के वक्त में उन्होंने क्या कहा, लेकिन वो उनकी अपनी सोच असगर खान साहब, अगर वो एक बड़े एक मास लेवल पर अगर इम्पैक्ट डालती है तो वो उनकी सोच कितनी जायज हो जाती है? नहीं, वो मास लेवल पर अगर कोई गलत बात कहे, भड़काने वाली बात कहे तब है। अगर वो कहते हैं मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी कयामत तक, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, न किसी को भड़काने वाली बात है। ये तो उनका एक जज्बा है और वो मुसलमान है, ये सब उससे रिलेटेड चीजें हैं, इसमें कहीं भड़काने की बात नहीं है। जहाँ तक सवाल भड़काने का है, ये निशानदेही करने की जरूरत है। और अभी जो उन्होंने इस हिंसा के पहले जो बयान दिए थे वो जो इन मासूम बच्चों को जो कि मैं मरने को तैयार हूं, क्या आप अपनी जान देने को तैयार हैं, जब भड़काने की, इसे भड़काऊ भाषण मानते हैं या नहीं मानते हैं? भाई ये नहीं, ये उनका जज्बा है अपने मुल्क के लिए। अब जज्बा नजर आ जाता है। अगर एक सांसद का इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल होता है तो आप उसे गलत नहीं मानते, वो आपको जज्बा नजर आता है। और अपनी कौम के लिए मरने को तैयार हूँ, मैं गलत नहीं मानता, मैं तो खुद कह रहा हूँ अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कोई इस बात को काटने की कोशिश करे, मैं बिल्कुल असगर खान साहब अभी आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन आपने एक ऐसा व्यक्ति जो सांसद है, जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो खुद बैरिस्टर है, यानी कि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। क्या आपको असदुद्दीन ओवैसी के ये भाषण 2024 के कनेक्शन से नजर नहीं आते? 2024 के चुनाव को जोड़ते हुए क्या ओवैसी बयान दे रहे हैं? देखिए, अगर देखिए बयानबाजी को लेकर, अरे क्या बोलेंगे, इनके पास कोई शब्द नहीं है। आप इनको बगैर बात का कानूनी बयान दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अभी आप 2024 से कनेक्ट कर रहे थे इस हिंसा को, ओवैसी का ये बयान भी क्या 2024 के चुनाव को लेकर दिया गया है? क्या FIR कर ले और अरेस्ट ना करें? ठीक है। आलोक वत्स कुछ कह रहे हैं। यही बात कह रहा हूँ। ये मैं 10 सेकंड आपने उनके खिलाफ FIR कर ली। सुनिए FIR, प्लीज ठीक है। देखिए चर्चा के आखिरी पड़ाव पर जल्दी कमेंट ले लेती हूँ। सारे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है, आप अरेस्ट करें, या तो आप ये कहें कि FIR गलत है, या ये कहें कि अरेस्ट करना नहीं करना गलत है। अरे तो कार्रवाई तो होने दीजिए पहले जी। आलोक मैं असगर खान साहब से इतना ही पूछना चाहता हूँ, अरेस्ट करने के लिए कोई ओवैसी के भाई ने, रजिस्टर हुआ, उन्हें एक मिनट सबकी जी आलोक जी, एक मिनट, मैं इनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ। ओवैसी के भाई ने, उन्होंने जाके औरंगजेब की मजार पर फूल माला चढ़ाया था सैकड़ों मुसलमानों के साथ। वो कहेंगे कि ये उनका निजी मामला है, क्योंकि इस बारे में तो पहले चर्चा भी हुई है ना। रिजवान अहमद जी कुछ कह रहे हैं। रिजवान जी, बहुत ही, और दूसरी चीज उसने कहा था कि 20 मिनट का टाइम दो, हम 20 करोड़ मुसलमान पूरे। नहीं असगर खान साहब आपने बोल लिया, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। रिजवान जी प्लीज जल्दी से, हर्षवर्धन जी कभी रिएक्शन लेते हैं जी। आप इस बात से सहमत हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मजार पर कि अगर चाहिए। आलोक जी रिजवान जी को जवाब देने दीजिए कि अगर बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि नुपुर के मुंह से जो बात निकली, जो नुपुर के मुंह से बात निकली, वो एकेडमिकली सत्य हो सकती है, लेकिन उनकी शब्द शैली ठीक नहीं थी, मैं मानता हूं। शब्द का उन्होंने एक गलत प्रयोग किया, मैं मानता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, असगर अली भाई को यह बात बुरी लगे, जायज है, हमारे मजहब का मैटर है। मैं सेकुलर पार्टियों से और अतुल सक्सेना जी से, सेकुलर हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं, यार कान पकड़ते हैं तुम्हारे आगे। हम मुसलमानों को अलग छोड़ दो यार, हम बीजेपी से, मोदी से निपट लेंगे, जैसे भी निपटे। तुम हमारे वकील ना बनो, तुम हमारी पैरवी ना करो, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, हाथ जोड़ते हैं।
ठीक है। नैना जी, बस मैं मेरी टिप्पणी बस यही है कि देखिए, कानून का राज कायम होगा ना, तो चाहे हिंदू का बच्चा होगा चाहे मुसलमान का बच्चा होगा, वो अपराधी तो नहीं बन पाएगा, सड़क पर पत्थर लेकर नहीं निकल पाएगा। और ये तो देश में तय है ना कि ये हिंदू के बच्चे नहीं थे, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हिंदू के बच्चे नहीं थे। ये सांप्रदायिक जो बहस शुरू होती है कि किसको उठा लिया, किसका घर तोड़ दिया, सिर्फ मुसलमानों पर सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों के हाथ में पत्थर देने वाले जो इसके पापी लोग हैं, वो बैठ कर सोचेंगे क्या? उन मौलानाओं को, उन उलेमाओं को, उन काजियों को ये समझ में आएगा क्या कि अपनी और मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, अब समझ में आने के लिए वो एक्शन, वो संदेश जरूर दिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार जो भी कुछ हुआ, हिंसा भड़की, विशेष तौर से सहारनपुर का एक एपिक सेंटर जरूर नजर आया। उसके बाद में कई सवाल यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहे हैं, जिसके जवाब उम्मीद है कि जल्दी सामने आ जाएंगे।